नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में जो है हम तर्कशक्ति एवं गणितीय योग्यता का भाग 3 देखेंगे। इससे पूर्व इसके 2 भाग आ चुके हैं और जो है इस वाले भाग में जो है प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा उनसे कठिन है और धीरे धीरे इस कठिनता स्तर को और बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। व्यंजक 73 गुणा 79 गुणा 81 बटे 11 का शेषफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न में जो है अब आप इनकी गुणा करने लगेंगे तो पहले गुणा करनी पड़ेगी, 11 से भाग देके शेषफल देखना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट हम एक ट्रिक से इसको हल कर लेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे तो 11 का पहाड़ा पहले 73 में देखेंगे। आप 11 का पहाड़ा 73 में देखेंगे, मैक्सिमम इसके पास जाना है। तो 11 छके 66 करेंगे आप तो 9 का फर्क हो रहा है, वो 7 का फर्क हो रहा है। और 11 सते 77 करेंगे आप, 11 सते 77। इसको भी करेंगे तो 11 सते 77 के पास पहुंचेंगे, इसमें भी 11 सते 77 के पास पहुंचेंगे। तो यहाँ पे फर्क कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच में, 4 का। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 2 का। और इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है, 4 का। अब ये जो 4 2 और जो 4 आया है, 4 2 और 4, इनके आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो 4 दूनी 8 चौको 32, कितना हो गया 32। और डिवाइड में अभी कितना है इसका, 11 से इसको भाग करके देखेंगे तो फिर इसके मैक्सिमम पास पहुंचेंगे। 11 दूनी 22 नहीं करेंगे बल्कि 11 तिया 33 करेंगे। तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, 33। और 33 और 32 के बीच में फर्क कितने का है, 1 का। तो यही एक इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रश्न को इसी तरीके से करना है, मतलब यही मेथड लगाना पड़ेगा इसमें अगर जल्दी करना है तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। MNPRTWF और H एक गोल घेरे में बैठकर केंद्र की ओर देख रहे हैं। बस प्रश्न को पहले इतना पढ़ना है, फिर इसके बाद पहली वाली बात को देखना है। पूरा पढ़ने लगेंगे इसमें तो इसमें टाइम ज़्यादा खराब होना है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, पहले इतना देख लिया हमने कि इतने लोग हैं। अब शुरू कर दीजिए प्रश्न को। तो पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो पी जो है एम के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो पी को कहीं पे भी बिठा दो। अब मान लिया यहाँ पे आपने पी को बिठा दिया है। ठीक है, एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है तो ये केंद्र की तरफ इन्होंने मुंह कर रखा है, सब अंदर की तरफ मुंह करेंगे। तो आपका दाया अपने आप को बिठा के देखें, आपका दाया उनका दाया, आपका बाया उनका बाया होगा। ठीक है, एम के बाएं तीसरे स्थान पर है तो एम के बाएं तीसरे स्थान पर है 1 2, यानी कि एम यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, तो एम के बाएं यानी कि पहला ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरे पे क्या है, पी बैठा हुआ है और पी ही की बात कर रहा है और टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो एक ही हो गया, टी के दाएं मतलब दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में इस तरफ दूसरे स्थान पर पहला ही हो गया, दूसरे पे पी आ गया है। ठीक है, अब अगला क्या इसने बोला, एन पी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। एन जो है पी के दाहिने दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ही हो गया, दूसरा ये हो गया, तो एन आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब आइए, आर डब्ल्यू के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। आर डब्ल्यू के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, जो एम के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। आर जो है डब्ल्यू के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, जो डब्ल्यू है वो खुद एम के दाहिने से दूसरे स्थान पर। तो एम का दाहिने दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, पहला कर दो, तो आप यहाँ पे कर दो डब्ल्यू। ठीक है, पहला ही हो गया, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे आ गया। ठीक है, जो और ये लिख रखा था आर डब्ल्यू के दाहिने दूसरे स्थान, तो डब्ल्यू का दाहिना किस तरफ होगा, इस तरफ, इधर से छोड़ के इधर आ गया, तो ये हो गया आपका आर। ये वाली बात भी सेट हो गई, जो आर हो गया डब्ल्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर आ गया। और एफ पी का बगल पड़ोसी नहीं है, एफ जो है पी का बगल पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि एफ यहाँ पे तो होगा नहीं, यानी एफ को कहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो आप। ठीक है, अब बचता क्या है, एच, केवल क्या बच रहा है अब, एच। तो यानी एच इसके यहाँ पे होगा, क्योंकि एफ तो है नहीं इसका पड़ोसी, तो बच रहा है एच, तो एच यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब लगा लो प्रश्न का उत्तर। पी के दाहिने बगल में कौन बैठा, तो पी के दाहिने बगल में कौन है, बिल्कुल एच है, तो यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 66 मीटर कपड़ा बेचने पर, 66 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 22 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसको सामान्य भाषा में हम समझे, 66 मीटर कपड़ा बेचा, 22 मीटर कपड़े के बराबर उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो एक तरीके से उसको खरीद कितने की पड़ी, खरीद उसको पड़ी 44 रुपए की, सीधी सी बात है। 44 रुपए की खरीद पड़ी, 22 रुपए का उसको लाभ हुआ। तो 44 का आधा कितना होता है, 22, तो आधे का मतलब कितना होता है, 50%। हो गया 50%, 50% का लाभ हुआ। इसको साधारण भाषा में अगर हम इसको समझे, क्योंकि 22 और 44 मिला के कितने हो जाएंगे, 22 और 44 आपके जो है मिला के कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। हो गया,
ठीक है। लेकिन अब अगर इसको गणित के तरीके से देखें, लाभ हानि के हिसाब से करें, तो अब देखिए आप इसको, आप मान लो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए, तो 66 मीटर का 66 रुपये हो गया। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 66 रुपये हो गया। ठीक है। लाभ कितने का हो गया उसको एक तरीके से, 22 रुपये का हो गया। ठीक है। तो अब आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो लाभ हो गया 22 बराबर विक्रय हो गया 66 माइनस क्रय हमें निकालना है। तो क्रय आप इस तरफ कर दो, 22 को आप इस तरफ कर दो। ठीक। तो क्रय आ जाएगा आपका कितना, 66 - 22 यानी कितने का हो गया, 44 का हो गया। अब आपको पता है कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है 22, क्रय कितना है 44, और ये हो गया 100। 22 दूनी 44, 2 से इसको काट दिया, कितनी बार हो गया 50। तब भी इसका आंसर क्या आना है, 50% आ गया। गणित के हिसाब से मतलब जो सामान्य हम सिखाया जाता है ऐसे है। लेकिन अगर हम साधारण सी बात देखें तो इससे भी हो सकता है भाई, 66 22 44 के हिसाब से उसको करी थी, 22 का उसको फायदा हुआ, आधे का उसको फायदा हो गया, तो सीधी बात है आधे का मतलब 50%। तब 20 का उत्तर क्या आना है, 50% आना है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अब ये अगला प्रश्न है, 1 - 1/3 गुणा 1 - 1/4 गुणा 1 - 1/5, 1 ऐसी तरीके से चलता रहेगा तो 1 - 1/x फंक्शन x के बराबर है। दिखने का सवाल बहुत कठिन लग रहा है नहीं, आसान है। तो फंक्शन 2 प्लस फंक्शन 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सीधी सी बात है, पहले 2 3 को सॉल्व करके देखना है जल्दी जल्दी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, क्या आ जाएगा 2/3 गुणा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4 गुणा 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से चलता रहेगा, लास्ट वाला भी हो जाएगा, x एकम x में से 1 गया तो x - 1/x हो गया। तो देखो यहाँ आप देख रहे हैं 3 से 3 भाग हो गया, 4 से 4 भाग हो गया। इसी तरीके से इसके ठीक पहले जो इधर आएगा उससे ये भी भाग हो जाएगा। ऊपर बचता क्या है 2, नीचे बचता क्या है x, तो इसका मतलब आ गया 2/x। कुल मिला के बच गया। अब मान रख दो, x की जगह एक बार 2 रख दो, एक बार 1/2 रख दो यहाँ पे। तो जब आप 2 रखोगे x की जगह तो 2/2 हो जाएगा, प्लस 2/x की जगह 1/2 रखना पड़ेगा, 2 ऊपर जाके गुणा में चला जाएगा, 2 से 2 भाग हुआ एक बार, प्लस 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो प्रश्न का उत्तर आ गया 5। दिख रहा कठिन है लेकिन है आसान। इस प्रश्न में इसी तरीके से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, जब भी ऐसा दिखाई देगा धीरे धीरे हम और देखेंगे ऐसे प्रश्न। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। पैटर्न प्रतिरूप का पालन करने वाला सही विकल्प चुनिए। देखो √BHI अनुपात Q, √FBE कितना अनुपात होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो B को जब आप रखोगे तो ये B होता है 2 नंबर पे, H होता है आपका 8 नंबर पे, I होता है आपका 9 नंबर पे। तो जब मैंने इसको पहले सॉल्व करा, जब मैंने इस प्रश्न को लिया कि इसको करना है, तो जब मैं इसको कर रहा था तो मैंने लगाया 9 8 72 दूनी 144, 144 करा, उसका अंडर रूट होता है 12। लेकिन जब 12 को चेक करा तो क्यों 12 नंबर पे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो थोड़ी देर सोचा तो तब ये पता चला, इसका ध्यान लगाया तो ये देखा कि जो 289 है भाई, ये 289 जो होता है ये किसका वर्ग होता है 17 का, यानी 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और 17वें नंबर पे क्या होता है क्यू होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये तो यहाँ अपसेट हुआ है। ठीक उसी तरीके से हम इसको भी चेक कर लेते हैं। एफ कितने नंबर पे होगा 6, बी कितने नंबर पे होगा 2, ई कितने नंबर पे होगा 5। तो अब गुणा करने की जरूरत नहीं, ये वाला पैटर्न 625, 625 किसका वर्ग होता है 25 का, और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। 25वें नंबर पे वर्णमाला में कौन होता है अंग्रेजी में, वाई हो गया है। ठीक है। तो ऐसे भी सोचना है, मतलब जब ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले वर्तमान आयु को हम लगाएंगे हिसाब 1:2 है। तो ये अनुपात दिया होता है, पहले इसको एक रूप में लेना है हमने, तो x के हिसाब से हम एक रूप में लेते हैं, दोनों को x की गुणा करके हम अलग अलग कर देते हैं। तो 1x मतलब x, ये हो जाएगा आपका 2x। अब 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 5 वर्ष पहले x 5 साल छोटा रहा होगा, 5 घटाएंगे, ये भी 5 साल छोटा रहा होगा 2x वाला, 2x - 5, क्योंकि अनुपात बोला इसलिए भाग हुआ,
तो ये अनुपात कितने के बराबर है, 1/3 के। तो गुणा कर देंगे आप इधर उधर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 3 की गुणा इधर करेंगे तो दोनों से होगी, तो 3x माइनस 3 पंजे 15 बराबर 2x माइनस 5 की 1 से गुणा होगी तो वही आ जाएगा 2x माइनस 5। 2x इधर कर दो, 15 इधर कर दो, तो 3x माइनस 2x बराबर माइनस का 5 प्लस 15 हो गया। 3x में से 2x गया, x आ गया। x बराबर आपका कितना हो गया, 15 में से 5 गया 10 आ गया। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो यानी कि x का मान 10 आया, तो ये जो है भाई 10 साल का है, और ये वाला भाई कितने साल का है, 10 दूनी 20 साल का है। तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। 5 3 15 अनुपात पूछा है, 5 5 25, तो 3:5। इस तरीके से सवाल कॉल करना है, जल्दी जल्दी बस फटाफट फटाफट ये करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो इसमें से कई चीजें तो बातें आप अपने दिमाग में करने लग जाएंगे, अपने आप ही तेजी से होने लग जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न। ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ भाग, डी का अर्थ माइनस, तब हमको ये चीज बतानी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट में चलते हैं। ब्रैकेट को सबसे छोटे वाले को हम हल करेंगे, तो 101, ए का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस आ गया 5, बी का अर्थ गुणा है, गुणा हो गया आपका 10, डी का अर्थ क्या है, माइनस, फिर आ गया आपका दूसरा ब्रैकेट 5, ए का अर्थ है आपका प्लस, कितना हो गया 7, बी का अर्थ है गुणा, कितना हो गया 3, डी का अर्थ क्या है माइनस 19, ये ब्रैकेट आप कर दो 1, और सी का अर्थ क्या है यहाँ पे भाग आ गया आपका 12। पहले अंदर वाले छोटे ब्रैकेटों को हमें खोलना पड़ेगा, फिर बड़े को खोलेंगे, फिर सबसे पहले भाग करते हैं। पहले छोटे से सबसे छोटे वाले पे, इस वाले ब्रैकेट पे होता है काम, फिर इस वाले पे होता है अगर ये है तो, और फिर इस वाले पे होता है, इसके बाद सबसे पहले भाग, फिर क्या करते हैं गुणा, फिर प्लस माइनस आपको जो करना है। ठीक है, चलिए आगे। 110 पंजे 50, पहले गुणा होगी अंदर, और उसमें 101 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 101 को जोड़ देंगे तो 151 माइनस, इसको भी खोल दो आप, सातिया कितने हुए 21, सातिया कितने हुए 21, 21 और 5 कितने हुए 26, 26 में से 19 गया, 9 और 7 16, यानी कितना आ गया 7। और अब आ जाओ आप, भाग कितना हो गया 12, 151 में से 7 घटाओ आप, कितना हो गया, 11 में से 7 गया 4, 144 भाग 12, और 12 से 12 का वर्ग होता है, तो 12 12 144 हो गया। ठीक है, तो आप करना क्या है ऐसे सवालों में, थोड़ा सा बस पहले इस चीज को देखना है हमेशा, ये क्या लिखा हुआ है, और तब जब यहाँ पे दिखेगा आपको ए बी सी डी स्टार वगैरह जो भी होंगे, तब देखना है कि वहां ऊपर क्या होता है, इससे आपका क्या होगा, समय बचेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अब आया ये क्वेश्चन, वेटर ये लिख रखा है, इसको लिख रखा है 24 29 23, इधर जंपर को हम क्या लिखेंगे। तो इसको भी जब मैं कर रहा था तो काफी लगा दिमाग, नहीं बनी बात, तब धीरे धीरे करके सोच के हो गई थी। ठीक है, तो अब आपका क्या लिख रखा है, वेटर है, तो इसमें आप डब्ल्यू है और ए को एक साथ लेके चले। ठीक है, तो डब्ल्यू आपका आ रहा है 23वें नंबर पे, ये आ रहा है आपका 1 नंबर पे 1, तो ये इनको अगर हम जोड़ दें तो ये कितना बनता है आपका 24 बनता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या बनेगा, आई और टी, आई आ गया आपका 9वें नंबर पे, टी आ गया आपका 20वें नंबर पे, इनको जोड़ देंगे तो क्या बन गया 29, देखो आ गया 24 भी आ गया 29 भी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ई प्लस आर को देखेंगे, 5 प्लस आर आ जाएगा आपका 18 पे, ये हो जाएगा आपका 23, तो ये हो गया 24 29 23, ये बन गई बात। ठीक, वही कहानी है, अब आप इस पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपको लगाएंगे जे और यू, जे आ गया आपका 10 पे, ये आ गया आपका 21 पे, तो ये हो गया आपका कितना 31, तो ये दो तो हट गए यहाँ से, इन्हीं दो में होगा। आप अगला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एम हो गया और पी हो गया, एम हो गया 13 पे, ये हो गया 16 पे, तो ये हो गया आपका 13 और 16 कितने 29 हो गया, तो 31 29 हो गया। बस अब इसको देखने की जरूरत नहीं, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आगे भी करेंगे आप तो भी सही बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ता है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे पर चढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी में 2-3 बार ये आ चुका है, अभी लेटेस्ट लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम में पिछली बार प्री में आया था। पहले 2 मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में वह 1 मीटर फिसल जाता है। यदि यह क्रम जारी रहता है तो बंदर कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर चढ़ेगा। तो देखिए, पहले मिनट में कितना चढ़ाओ 2 मीटर, दूसरे मिनट में, अगले 1 मिनट में मान के चले इसको, अगले 1 मिनट में वो चढ़ा कितना 1 मीटर
फिसल गया। क्या हो गया? फिसल गया, यानी कि एक और एक 2 मिनट में, 2 मिनट में चला चढ़ा कितना हो? केवल 1 मीटर चढ़ा। 1 मीटर फिसला भी तो 1 मीटर वो चढ़ा है। ठीक है, 1 मीटर। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आप लगाएंगे कि 2 मिनट में केवल 1 मीटर चढ़ रहा, तो 12 मीटर चढ़ने के लिए इसको 12 दूनी 24 कर देते हैं, तो नहीं, गलत हो जाएगा। 12 दूनी 24 आप इसको नहीं करेंगे, 12 दूनी 24 से गलत हो जाएगा सीधा सीधा। आप इसको क्या है, 12 तक ना ले जाके पहले कहाँ तक ले जाएंगे? 10 तक ले जाएंगे। तो देखिए 10 मीटर चढ़ेगा, 2 गुणा यानी कितने मिनट में वो चढ़ेगा? 20 मिनट में। कितने मिनट में चढ़ेगा? 10 दूनी 20 हो गया, 20 मिनट में वो चढ़ जाएगा। 20 मिनट लगेगा 10 में। अभी ऐसा क्यों किया गया? अब आप देखें, क्योंकि 20 के बाद वो अगला जो 1 मिनट आएगा उसमें वो दो अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में वो क्या करेगा? 2 मीटर फिर से उछलेगा। तो देखो 10 तक तो पहुंच गया, अब 2 मीटर वो और उछलेगा तो पहुंच गया, नहीं पहुंच गया वो 12 पे? जैसे 21वां आया तो 2 मीटर वो उछला, तो वो कहाँ पहुंच गया? सीधा 12 पे पहुंच गया। 12 को उसने छू लिया। खंबे के शीर्ष पर कब चढ़ेगा उन्होंने ये पूछा है, और वो चढ़ गया ना खंबे के शीर्ष पे, और वो नीचे गिरे, बिल्कुल नीचे गिर जाए, फिसल जाए, अब उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? तो 20 मिनट में तो 10 मीटर चढ़ा था, तो अगले 21वें मिनट में उसने उसके टॉप को छू लिया। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 20 + 1 यानी कि 21 मिनट आएगा, ना कि 24 मिनट। जल्दबाजी में उसको 24 मिनट नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। एक डब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं गिर जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता? देखिए इसमें समझने वाली बात ये, 1 दर्जन अंडे का मतलब 12 अंडे है। पहली बात तो ये बात हो गई। ठीक। दूसरी बात की जो अंडा होता है, अंडों की जो संख्या होगी, अंडों की संख्या वो पूर्ण नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी वो एक। ठीक है, 1.5 अंडा नहीं होता, 2.5 अंडा नहीं होता, तो एक ही होगा, या दो ही होगा, या तीन ही होगा, या चार ही होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होगी। तो अब अनुपात का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो अनुपात होते हैं जिन संख्याओं का, अनुपात हमेशा जो है कुल को पूर्णतया विभाजित करना चाहिए, पूर्णतया विभाजित करना चाहिए। ये नियम है इसका, याद रखेंगे पूर्ण संख्या में। तो आप लगा लो, 7 और 5 12, 12 से 12 भाग हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 से 12 भाग हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 से भी 12 क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 से 12 जो है पूर्ण रूप से भाग नहीं होगा, जो नहीं हो सकता है, जिसको हम नहीं मानेंगे। तो 4 और 1 5, तो ये नहीं हो सकता है कि 1:4 के अनुपात में टूटे हुए अंडे और साबुत अंडों का अनुपात हो जाए। तो यही इसका उत्तर होगा, 1:4। चलिए अगला प्रश्न। 3a बराबर 4c, 4b बराबर 6c, तो a + b + c इतना, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मेन चीज ये है, ये जो दिया है यहाँ पे, इसको सबसे पहले किसी एक के बराबर एक रूप में लाना होता है। तो हम क्या करेंगे? देखो थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा काम आप लोगों को। 4b बराबर हो जाएगा 6c। इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो बराबर करेंगे इनका हर 12 करके। ठीक है, 12 ही क्यों लिया? क्योंकि 3 और 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है। ठीक है, तो 3 चौको 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब इन सबको किसके बराबर मान के चलते हैं? के बराबर मान के चलते हैं, ताकि ये सेट हो जाए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 गया इधर गुणा में 4 के, बी बराबर कितना हुआ? 3 के, सी बराबर कितना हुआ? 2 के। अब आ जाओ इस वाली लाइन पे, इन तीनों का जोड़ कितना है? 27√29। तो तीनों को जोड़ दो आप, तो 4 + 3 के + 2 के, 4 3 7 और 2 9 के, तो ये कितना हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा 27√29 हो गया। तो ये 9 आ गया डिवाइड में, तो के बराबर क्या हो गया? 9 तिया 27, के आ गया 3√29। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा अब मेन वाले उसमें आ जाओ आप, कि इसमें उठा के रखना है √a²। तो ए की जगह आप कितना रखोगे? 4k, तो 4k का क्या लिखोगे आप? स्क्वायर होल जाएगा क्योंकि डबल है, प्लस बी 3k का स्क्वायर, सी 2k का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अंडर रूट, चलिए 4 से 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 के स्क्वायर, 16 और 9 25 और 4 29, 29 के स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट तो हट गया, के का के तो आ गया बाहर,
अंदर रह गया 29। ठीक, अब के की वैल्यू आपने ये रखी है, पता चली गई आपको, तो के की जगह आप रखेंगे 3√29 मल्टीप्लाई बाय √29, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा, इनका भी स्क्वायर हट जाएगा, नो अंडर रूट हट जाएगा, तो 3√29 यानी कि होते हैं 27 से 87, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 87। तो इस प्रश्न में, इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले ये जो आपको लिखा है इनको एक रूप में लाना है, इस तरीके से दिया हो तो डिवाइड करके पहले जो है आपको एलसीएम करके सेट करना ही पड़ेगा, ताकि इधर मल्टीप्लाई होके साफ नंबरों में आ जाए। साफ नंबरों में आ गए उसके बाद जैसा प्रश्न में पूछा होगा वैसा आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न, यदि ए किसी दूरी को 30% दूरी के 30% को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और शेष दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो ए की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए इस सवाल में, किसी दूरी को, दूरी हमें पता नहीं तो मान लो, आप मान लेना जल्दी से, दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर मान लो। तो 100 का 30% जो पहले चला हो, तो 100 का 30% यानी 30 किलोमीटर की दूरी जो वो चला, वो कितने के हिसाब से चला, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला। ठीक हो गया। अब आप मान लो इसने ये चलने में t1 समय लिया, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 30, चाल कितनी है 20, 0 से हटाओ 0, 2 से 3 को भाग करोगे 1.5 आ जाएगा। ठीक हो गया, 1.5 घंटे में जो है उसने दूरी तय की। अब शेष दूरी, शेष कितनी बची, 30 तो वो चले गया 100 में से, अब बची कितनी 70, तो 70 किलोमीटर को वो कितने के हिसाब से चल रहा, 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा। तो अब आप फिर से मान लो इसमें t2 टाइम लिया उसने, तो वो भी कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 70, चाल भी कितनी है 70, 70 70 यानी एक घंटे में चलेगा। अब आ जाओ आप इसमें फाइनल क्या है होना है, इसमें आपको पता होना चाहिए औसत चाल जो होती है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 100 है, कुल समय कितना है, इन दोनों समयों को जोड़ दो, 1.5 में 1 जोड़ दो आप, 1.5 में कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो, 25 चौको 100 हो गया, ये 0 इसको मिल गई तो कितना आ गया 40। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत दूरी का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी 100 थी, समय हमने अलग अलग करके निकाला क्योंकि 2 भागों में चला था और उनको हमने जोड़ दिया, यहाँ पे उठा के रख दिया, इसका आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण में 5 और 6 को परस्पर बदलने पे कौन सा विकल्प सही है। देखो ये तो सीधा सीधा करने वाला है, कोई इसकी ट्रिक भी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती, उठा के रखना है बस। तो पहले में भी चेक करना पड़ेगा, दूसरे में भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले में जब आप चेक करोगे तो 6 की जगह कितना लिख देना, 5 लिख देना, 5 गुणा 7 प्लस 8 माइनस 5 को 6 लिख देना, भाग आ गया आपका 2, तो भाग कर दो आप, 2 3 6, 3 आ गया, 5 7 कितना हो गया आपका 35 हो गया। ठीक, अब आप लगा लो 35 और 35 और 8 कितना हो गया आपका जुड़ के 43 में से 3 घटा दो आप, कितना हो जाएगा आपका 40 आ गया। ये बात तो सेट हो गई भाई यहाँ पे, ठीक हो गया। इसकी तो हो गई कहानी। इसको देख लो आप, 7 प्लस इसको लिख देना 5 गुणा लिख देना 6 माइनस 8 भाग 2, ये तो 2 चौको 8, ये हो ही गया, 5 चौके 30 हो ही गया, 30 और 7 कितना हुआ 37 हुआ, 37 में से फिर आपने 4 को घटाया तो कितना हो गया 33 आ गया, तो यहाँ पे तो आ रहा है 30, तो ये नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, केवल एक इसका उत्तर सही है, पहला वाला क्योंकि सही हो गया, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में। अब ये भी वैसा ही टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा अलग है। जब 17 की घात 21 को 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कोई समस्या नहीं है, आपको 16 से 17 को भाग देना है बस, 16 से 17 को, 16 एकम 16, कितना आ गया शेष 1 आ गया। इस जो शेष आया आपका, इसकी भी घात कितनी कर देना आप 21 जो उसकी थी, तो 1 की घात कितनी भी हो कितना आता है 1 आता है। इसका यही मेथड है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 16 से 17 को भाग देना, शेषफल 1 आया, जो शेषफल आया उसकी पावर भी क्या कर देना 21 कर देना, बस 1 की घात 21 मतलब 21। मान लिया इसकी जगह 15 रखा हुआ होता तो 15 से 17 को भाग करते तब कितना आता शेषफल 2 आता, तब 2 की घात 21 होता, तो 2 की घात 21 खोल के तो रखा हुआ नहीं होना था, तब ऑप्शन इसी रूप में होना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आया है कैलेंडर का सवाल। यदि 1 फरवरी 2004 को मंगलवार हो तो 1 अप्रैल 2004 को क्या दिन होगा। ठीक हो गया, प्रश्न आपने देख लिया।
अब देखो प्रश्न में हमको करना क्या। सबसे पहली बात तो इस साल को देखना है। साल क्या है 2004, क्या है 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो भैया 4 से ये भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पूरा भाग चला जाने का मतलब ये कैसा साल है, लीप ईयर है, लीप साल बोलेंगे इसको, लीप ईयर है। लीप साल का मतलब कितना हुआ, 365 की जगह कितने दिन का जाएगा, 366 का जाएगा, यानी फरवरी कितने की जाएगी, 29 की जाएगी। ठीक है, फरवरी कितने की जाएगी, 29 की। तो 1 फरवरी 2004, 1 फरवरी 2004 को मंगलवार था, 1 फरवरी को मंगलवार था। अब आपके 29 दिन की तो बचे हुए 28 दिन फरवरी के, ठीक हो गया, 28 दिन हो गए। ठीक, अब फिर आ गया 28 का, इसने 1 अप्रैल पूछा है, 1 अप्रैल, तो बीच में आया मार्च, मार्च कितने का होगा, 31 का, ठीक हो गया। और ये जो है आपका अप्रैल पूछा उसने 1 तारीख, तो 1 तारीख को पूछा था, उसको भी जोड़ देंगे। तो इन तीनों को हम पहले जोड़ देंगे, दिनों की संख्या निकाल देंगे, टोटल दिन कितने हुए, तो कितना हो जाएगा, 8 एक 9 एक 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60, 60 हो गया। अब हमको क्या करना है, 60 के लिए हमको ये करना है कि देखो 1 फरवरी को जो है मंगलवार था, तो सबसे पहली बात 7 दिन छोड़ के मंगलवार आएगा। तो 7 से हम अब क्या करते हैं, 60 को भाग देते हैं, 7 8 कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। 56, यानी 56वें दिन तक तो मंगलवार ही आना है, 7 दिन छोड़ के। अब क्या बच रहे हैं, इसमें कितने दिन बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं। तो यहाँ तक तो मंगलवार था, तो मंगल की पहला दिन मंगल की बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 4 दिन इसमें और जोड़ दो, 4 बार और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1000 व्यक्तियों के एक प्रतिशत पर अंग्रेजी, फ्रांसीसी तरह जर्मन भाषा के ज्ञान के संदर्भ में सर्वेक्षण किया गया है, परिणामी वेन आरेख दिया गया है, ये दे रखा है। इनमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन भाषा बोलते हैं। किसी भी भाषा को ना जानने वाले व्यक्तियों का 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों से क्या अनुपात होगा, इन्हीं में से एक अनुपात होगा उसका। तो सबसे पहले हमको इस सवाल में ये करना है कि जो कम से कम एक भाषा को भी जानता है, उन सब भाषाओं वालों को हम जोड़ देंगे। तो देखो सारी भाषाएं में कितने हो रहे, एक तो 170 हुआ जो 2 को जानता है, 180 भी 2 को जानते हैं, एक को भाई 170 भी एक भाषा को जानता है, 180 भी एक भाषा को जानता है, और 200 भी एक ही भाषा को जानते हैं। प्लस अब 2 वाले में आ जाओ, 85 लोग हो गए, प्लस 78 लोग हो गए, प्लस 105 लोग हो गए, और प्लस जो तीनों भाषाओं को जानते हैं वो 175 भी हो गए। ठीक, तो अब हमको इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसका सबको जोड़ के आ गया आपका 993, इतना हो गया। 993 वो लोग हैं जो कम से कम एक भाषा को तो जानते ही है, कोई इनमें इसी में कोई 2 को भी जानता है, कोई 3 को भी जानते हैं। इतनी बात हो गई। अब आपको क्या करना है, टोटल लोग कितने हैं 1000, उसमें से आप 993 को क्या कर दोगे माइनस, कितना आ जाएगा, 7 लोग ऐसे हैं किसी भाषा को नहीं जानते, किसी भी भाषा को नहीं जानते हो। ठीक, अब किसी भी भाषा को नहीं जानते हो 7 लोग, वो 7 लोगों के साथ हमने जो है किसका अनुपात बताना है, जो 3 भाषाओं को जानता है। तो अनुपात मतलब भाग, 7 भाग 175, 7 एकम 7, 25 सत्ते 175, यानी कि 1/25 ही आ गया इसका ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जो है हमने इस सवाल को देख लिया करना है। तो आज के जो प्रश्न थे वो पिछली वाली वीडियो से थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कठिन थे, वो देखे हैं आपने। अब जो है अगली वीडियो में हम थोड़ा सा और कठिन प्रश्नों को लाएंगे इसी को ही, तर्क शक्ति और गणितीय योग्यता को। आने वाले एग्जाम में कुछ एग्जाम बहुत जल्दी जो है उत्तराखंड में आने वाले हैं, ठीक, जिनमें जो है हर परीक्षा का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है रीजनिंग है। कहीं कहीं तो पूरे 50 नंबर का है, आपको पता ही है, लोअर सबऑर्डिनेट हो गया, आर ओ ए आर हो गया, एफ आर ओ हो गया। तो इसमें जितना आप अच्छा कर सकोगे उसी हिसाब से जो है आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर पाएंगे। चलिए इतने को आप देख लेंगे, पुरानी वीडियो को आप देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।